डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और उसके अलावा हम लोगों ने बैलेंस इन नेचर की बात की थी एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस जो कि बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड. नाउ सस्टेनेंस का क्या मतलब है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये कहा गया है कि सस्टेनेंस मीन्स फूड एंड ड्रिंक जो लोग, एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह सबको चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. और इसी पार्ट में अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस तरह से काम कर रही है, दैट इज एक्टिंग एज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम. लाइफ सपोर्ट सिस्टम मीन्स वो हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रही है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं. लाइक इट इज प्रोवाइडिंग अस फूड, इट इज प्रोवाइडिंग अस फाइबर, टिम्बर, ड्रग्स वगैरह और कुछ और प्रोडक्ट्स. ये सब कुछ हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है. उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन बनती है. हम सबको पता है, हमने भी स्टडीड अबाउट द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स की ऑक्सीजन बनाते हैं जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. नो, नेचर हमारे लिए बहुत कुछ करती है और यहाँ पर अर्थ के ऊपर हमारी सस्टेनेंस के लिए, हमारे सस्टेन रहने के लिए, मतलब हमारे बना रहने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए नेचर ने बहुत कुछ प्रोवाइड किया है. लेकिन आज हम एक ऐसे पाथ पर हैं कि हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है. और एक रास्ता क्या है, वो पॉजिटिव अप्रोच है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है. कंजर्व मीन्स टू सेव बायोडाइवर्सिटी और नेचर और इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस में रहना पड़ेगा. और दूसरा रास्ता ये है कि हम इस चीज की परवाह ना करें जिसकी वजह से पोल्यूशन होता रहे, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते रहे, डिग्रेडेशन होती रहे सॉइल की. डिग्रेडेशन मीन्स उसकी क्वालिटी खराब होती रहे, डिस्ट्रक्शन होती रहे, नुकसान होता रहे सॉइल को, फॉरेस्ट को, फिशरीज को जहाँ फिशेज को पाला जाता है. इससे होली होली धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. ना, व्हाट इज एक्सटिंक्शन? कि उस ऑर्गेनिज्म का एक भी मेंबर अर्थ पर नहीं रहा तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड. अब किस तरह से हम यहाँ बात करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं. अब बहुत पुराने टाइम से मैन ने जब से एनिमल्स को पालना शुरू किया तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, मिल्क और दूसरी चीजों के लिए एनिमल्स को पालते थे. अब सबसे पहले जो एनिमल डोमेस्टिकेट किया वो था डॉग, विच वॉज फॉलोड बाय हॉर्स. उसके बाद हॉर्स, और आज हम जानते हैं हॉर्स, कैमल, यॉक, बुलॉक्स वगैरह, इनको हम ट्रांसपोर्टेशन और सॉइल वगैरह को तैयार करने के लिए यूज करते हैं. एलिफेंट को भी यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एक टाइम में ये हमारी आर्मी का भी पार्ट होते थे. कैटल यानी काऊ वगैरह, बफेलोस वगैरह, ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क एंड मीट. उसके अलावा पिग को मीट के लिए पाला जाता है, फिश भी मीट के लिए पाली जाती है. हनी बीज से हमें शुगर मिलती है, नेचुरल शुगर यानी कि हनी मिलता है, दैट इज वेरी हेल्दी फूड. और कई रीजन्स में फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, कॉकरोचेस, अर्थवॉर्म वगैरह को भी एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है. सो ये भी इंपॉर्टेंस है एनिमल्स की. नाउ अर्ली सिविलाइजेशन में जिनके हमें अलग अलग रिकॉर्ड्स मिले हैं तो हम वहां पे देखें कि जैसे मेज, राइस, व्हीट वगैरह ये सब उनकी डाइट में होते थे. उसके अलावा कोकोनट पाम, डेट पाम, मलबरी, एगेब्स, हेम्प प्लांट वगैरह को वो यूज करते थे किसी ना किसी फॉर्म में. और ये सीरियल्स हमारी डाइट के इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. आज भी हम जानते हैं कि जैसे व्हीट हो गया, मेज, राइस, ये सब हमारे डाइट के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट का काफी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. इनके अलावा बार्ले, मिलेट्स, ओट्स, राइस, सॉरगम वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं हमारी डाइट में. ये माना जाता है कि मैन ने ऑयल को यूज किया लाइटिंग के लिए, लाइट जलाने के लिए और लेटर ऑन फॉर कुकिंग. और कुछ ऑयल क्रॉप्स जो है दैट आर कॉटन सीड, कोकोनट, ग्रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ऑयल पाम वगैरह, ये सब ऑयल क्रॉप्स की तरह ग्रो किए जाते हैं. और उनके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं हमारी डाइट में, इनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं और पल्सेस भी होती हैं हमारी डाइट में. इनमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सीरियल्स. और ये जो पल्सेस हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं. हमें पता है, हम इनको लिग्यूमिनस क्रॉप्स भी बोलते हैं. आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में. तो मतलब ये इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं.
और कुछ फ्रूट्स हम लोग जो है वो कॉमनली ग्रो करते हैं, लाइक ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, शुगर केन, शुगर बीट, डेट पाम वगैरह। ये तीनों प्लांट्स हम शुगर ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। तो मतलब हमारे अलग अलग वाइल्ड स्पीशीज में हम लोग चेंजेस लेके आते रहे हैं, उनको एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम लोग ग्रो करते हैं। देन नेक्स्ट कम टू रिसोर्स लिमिटेशंस। ना नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे आते हैं लैंड, वाटर, मिनरल और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं और अगर हम इन्हें प्रॉपरली यूज करेंगे तो हम इनकी कमी को फेस नहीं करेंगे और हम इनका अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर सकते हैं। और अगर हम अपने विजडम का यूज करें, समझदारी से काम लें, तो हम इनको बहुत थोड़ी जगह में भी हम बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल लें तो एडवांस टेक्नोलॉजी से हमें 7 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर मिलती है कोल से, जितना कि हमें 1900 में मिलती थी। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो चुकी है। ऐसे ही हमने हैन की वेराइटीज इंप्रूव की, जिससे पहले 60 एग्स मिलते थे पर ईयर और अब उसी वेराइटी से हाई यील्डिंग वेराइटीज हमने डेवलप कर ली हैं। दे हैव प्रोड्यूस्ड अराउंड 240 एग्स पर ईयर। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन में। नाउ दूसरी चीज है कि हम अपने रिसोर्सेज की लिमिटेशन को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब उनका अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं बाय रीसाइक्लिंग द रिसोर्सेज। जैसे अब यहाँ एग्जांपल दिया है कि जो एक डिस्कार्डेड शिप है, जो बेकार शिप है, उसमें आयरन शीट्स, आयरन रॉड्स वगैरह हम उससे बना सकते हैं, जो कि आयरन ओर की रिक्वायरमेंट को कम कर देगा अगर हमें माइन से निकालनी पड़े तो। नाउ हमने +1 में भी पढ़ा था माल्थस की थ्योरी के बारे में कि अगर पॉपुलेशन जो है उसे हम चेक नहीं करेंगे तो वो ज्योमेट्रिक रेशो में बढ़ती जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई होती जाएगी। और फूड रिसोर्सेज जो हैं या दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो अरिथमेटिकली ग्रो करेंगे, यानी कि वो उनका ग्रोथ रेट स्लो होगा। तो एक टाइम क्या होगा कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को की जो है रिक्वायरमेंट है हमारी, वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी रिसोर्स। सबसे पहले हम लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। 43% लैंड जो है इंडिया की, दैट इज कवर्ड बाय प्लेन्स। 28% पे प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू जो है वो ना तो प्लेन एरिया होता है ना माउंटेन रीजन होता है, और 30% से भी कम रीजन पे माउंटेन्स और हिल्स हैं। लेकिन ये जितना भी लैंड एरिया है उसमें से 62% लैंड एरिया जो है वो टॉपोग्राफिकली यूजेबल है, मतलब वो इस फॉर्म में है लैंड कि हम वहां पर रह सकते हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं। और ये बेसिक रिसोर्स है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम सारे प्लांट्स उगाते हैं, एनिमल्स रहते हैं, हम खुद भी यहाँ रहते हैं, लेकिन लैंड पे बहुत प्रेशर है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। 1901 में 238 मिलियन लोग रहते थे जितनी लैंड पे, उस पे 780 मिलियन लोग रहते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा लैंड के ऊपर प्रेशर बिल्ड होने वाला है। दूसरा इसी के साथ कनेक्टेड है, दैट इज सॉइल। सॉइल लैंड की अपर मोस्ट लेयर है और यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं फूड या फॉडर, क्योंकि प्लांट्स भी सॉइल से ही सारे मिनरल्स वगैरह लेते हैं। तो सॉइल को भी हमें जुडिशियली यूज करना पड़ेगा, यानी कि लैंड का यूज जुडिशियली समझदारी से होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो फर्टाइल लैंड है उसे नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। जिस लैंड पे खेत अच्छे हैं वहां पर सड़कें ना बनाएं, जिस लैंड पे अच्छे प्लांट्स ग्रो करते हैं वहां पर इंडस्ट्री ना लगाई जाए। तो वहां पर उसका यूज जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होना चाहिए, कि मतलब उसका बेस्ट यूज हो। तो इसमें दो चीजें आती हैं जब हम लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं कि इनको किस तरह से कंजर्व करना है। तो इसमें एक तो है प्रोडक्टिविटी बना के रखना सॉइल की, दूसरा इरोजन ना होने देना। इरोजन मतलब ऊपर से सॉइल रिमूव हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, और ऊपर वाली लेयर बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें मिनरल्स होते हैं, तो वो लूज हो जाते हैं, खराब, वो दूसरी जगह चले जाते हैं वहां से ड्यू टू इरोजन। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी फर्टिलिटी वगैरह को बनाए रखने के लिए रोटेशन करनी चाहिए क्रॉप्स की। जैसे अब कभी भी हम क्रॉप्स यहाँ वेजिटेबल्स लगाते हैं, उसके बाद हमें कोई सीरियल क्रॉप या पल्सीज, ऐसे रोटेशन में होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर उसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए, बायो पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए, ये हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि ऐसे नहीं है कि पेस्टिसाइड का यूज करना है, अलग अलग अप्रोचेस यूज करनी है फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट। पेस्ट होते हैं
वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, क्योंकि ये सब नेचुरल मीन्स हैं। फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक जो हैं यानी कि मेन्योर्स और बायो पेस्टिसाइड्स, ये नुकसान नहीं पहुंचाते हमारी सॉइल को। और उसके अलावा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इरिगेशन बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा पानी ना लगाएं सॉइल में, जिससे वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग मीन्स पानी खड़ा हो जाता है सॉइल में और उससे प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। उसके अलावा सॉइल में सेलिनिटी बढ़ जाती है, मतलब सॉल्ट बढ़ जाता है और एल्केलाइन हो जाती है सॉइल। तो इसे हम जहां से भी लीकेज हो रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए हमें। और एक बहुत अच्छा मेथड है ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन। इससे वाटर लॉगिंग नहीं होती है, जितना पानी चाहिए प्लांट को उतना ही मिलता है। और उसके अलावा हम सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। अगर सलाइनेशन है सॉइल में, मतलब नमक ज्यादा है, मिनरल ज्यादा है, तो हम इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये उन एरियाज में ग्रो कर जाते हैं जहां पर ज्यादा सॉल्ट है। और हिली एरियाज में सबसे मेजर प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन। इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वहां पर उसके आसपास स्टोन्स या ब्रिक्स लगा के, ठीक है, और ड्रिप इरिगेशन वगैरह करके, मतलब। और उसके अलावा जहां से मतलब वो ड्रेनेज वगैरह हो जाती है। और हिल्स में अगर हम प्लांट्स ज्यादा लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वहां से सॉइल बाइंड होगी और उस वजह से वो सॉइल लूज नहीं होगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। So this was about soil erosion. First resource, that is land or soil. Now next is regarding the water resources. अब हमें पता है कि वाटर बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये भी माना जाता है कि सब कुछ वाटर में शुरू हुआ और वाटर की वजह से ही है। अर्थ का भी 70.8% सरफेस वाटर से कवर्ड है, लेकिन इसमें से 97% ओशंस में है, यानी कि सॉल्ट कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा है। और 2% ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में है। और हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज 1%। इसे हम कंज्यूम करते हैं, इरिगेशन करते हैं, इससे ही बिजली बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इसी को यूज किया जाता है। ये सारा वाटर मतलब टोटल वाटर का 1% है जिसे हम लोग यूज करते हैं। देन आज भी बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है ड्रिंकिंग वाटर की। तो टाउन्स में भी वाटर सप्लाई सिस्टम जो है वो सही नहीं है। बहुत सारा पानी मिसयूज होता है या वेस्ट हो जाता है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, और इसकी डिमांड वाटर की भी बढ़ती जा रही है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? वाटर की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे म्युनिसिपल वाटर है या डोमेस्टिक वाटर है, उसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए, मतलब प्योर कर लेना चाहिए पानी को जब वो यूज हो जाता है। उसके अलावा इसमें से जर्म्स और पॉइजनस एलिमेंट्स निकालने चाहिए। इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो डोमेस्टिक वाटर है। और पोल्यूटेड वाटर में अगर हम एल्गी, वाटर हाइसिंथ वगैरह ग्रो करते हैं तो उसमें जो पोल्यूटेंट्स है, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, इनको ये यूज करके ये वाले प्लांट्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं वाटर बॉडी में। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स ये कम कर देते हैं वाटर में से, तो इनको यूज किया जा सकता है। और इन्हीं प्लांट्स को बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। देन नेक्स्ट इज रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। वाटर मैनेजमेंट में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग का मतलब क्या है कि पानी यूज हो रहा है तो दोबारा से ग्राउंड में वो पानी डाला जाए। तो एक्सेस वाटर भी ऐसे एरिया में डाइवर्ट किया जा सकता है जहां पे पानी की कमी है। सो दिस वाज अबाउट वाटर रिसोर्सेज। द नेक्स्ट इज मिनरल रिसोर्सेज। अब मिनरल्स हमारी इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल हैं। अब कुछ मिनरल्स की एग्जांपल हम लें जैसे कोल, आयरन, कॉपर, स्टील। और इन मिनरल्स को हम लोग भी यूज करते हैं, हम इन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज भी होता है। अब कुछ मिनरल्स है जैसे यूरेनियम है, डायमंड, नॉन फेरस एलॉयज। नॉन फेरस एलॉयज हैं, क्रूड ऑयल है, ये हमारे कंट्री इंपोर्ट करता है। लेकिन ये मिनरल्स भी लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। अगर ये मिनरल्स ऐसे ही यूज होते रहे तो 100-200 सालों में खत्म हो जाएंगे। सो वी हैव टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो मेटल्स का बचे हुए हिस्से हैं जैसे स्क्रैप्स हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल की थी कि शिप के जो वॉर्न आउट शिप हैं उनके मेटल को हम यूज कर सकते हैं दोबारा। इसी तरह मैग्नीशियम वगैरह के अलॉयज, दे कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर कॉपर, लेड, टिन, इनके सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही गोल्ड, सिल्वर, मर्कुरी, प्लेटिनम वगैरह के भी सब्स्टिट्यूट ढूंढने चाहिए कि इन मेटल्स की जगह किसी और को यूज किया जाए ताकि ये मेटल भी बने रहे, खत्म ना हो अर्थ से। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स आते हैं।
और फॉरेस्ट हमारा ट्रेजर है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें फॉरेस्ट से, जैसे फॉडर हो गया, फाइबर हो गया, फ्रूट, वुड वगैरह, फूड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स। और ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इसमें हमारी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर जो रेन होती है वो भी फॉरेस्ट उसमें बहुत हेल्प करते हैं। प्लांट से जो ट्रांसपीरेशन होती है वो बहुत हेल्पफुल है रेनफॉल के वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए। अगर अब हम फोटोज की देखें तो पहले हम सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में जब देखा 1942 में, तो 14% एरिया जो है दैट वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो बहुत जल्दी जल्दी ये फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहा है, जिससे हमारा बैलेंस इन्वायरमेंट का डिस्टर्ब हो रहा है। और माउंटेनियस रीजन्स में फॉरेस्ट काटे जाने की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है सॉइल की। और इसी तरह से बहुत सारे इंसेक्ट, रेप्टाइल्स वगैरह, बर्ड्स, मैमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। ये हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं, इनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फॉरेस्ट कटिंग की वजह से, पोल्यूशन से। और जो है वेटलैंड्स की रिक्लेमेशन नहीं हो रही। वेटलैंड्स होते हैं वो एरियाज जहाँ पर सारा साल पानी रहता है, या जब कुछ टाइम पीरियड के लिए बारिश होती है तो वहां पर पानी होता है। अगर ये वेटलैंड्स खत्म हो जाएंगे तो जो बर्ड्स वगैरह, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं हमारे कंट्री में, वो भी नहीं आएंगे। इसी तरह डैम्स बना रहे हैं हम रिवर्स से, उससे फॉरेस्ट एरिया भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान हो रहा है। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि डैम्स किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारे फॉरेस्ट जो हैं आज की डेट में 0.16 मिलियन हेक्टेयर के रेट से हर साल कम हो रहे हैं। और ऐसे ही चलेगा तो जो है हमारा कंट्री ग्रासलैंड की तरह ही बन जाएगा और बहुत ज़्यादा फ्लड्स और ड्रॉट्स की सिचुएशंस यहाँ पर होती रहेंगी। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को जुडिशियली यूज करना चाहिए और उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी चाहिए। नाउ रिगार्डिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी सस्टेनेंस के लिए जरूरी है और इसका इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस रोल को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल लिंक। ये हर स्पीशीज का रोल है। अगर हम जहाँ पर एग्जांपल लें, जैसे अगर हम अपनी ही बात करें, हम एक स्टूडेंट हैं या मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा क्या रोल है अपनी सोसाइटी में या मैं एनवायरनमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हमारा निक हो गया। और हम रहते कहाँ हैं, ये हमारा हैबिटेट हो गया। अब जैसे कुछ कम्युनिटीज हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कोरल रीफ है, यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है क्योंकि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे बहुत सारी स्पीशीज हैं। ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं रिगार्डिंग द फूड चेन। जैसे फर्स्ट सबसे पहले फूड बनाया प्लांट्स ने, तो वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है, फिर उसके बाद उनको हर्बीवोर्स ने खाया, वो सेकेंड लेवल पे है। तो यहाँ जब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कोरल रीफ की बात करें तो यहाँ हर एक ट्रॉपिक लेवल पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज हैं और डेजर्ट्स में ये बहुत कम है। ये डाइवर्सिटी होना बहुत हेल्पफुल भी है क्योंकि अगर एक कम्युनिटी में एक ही तरह के प्लांट्स होंगे तो वाटर रिक्वायरमेंट सेम होगी, फूड रिक्वायरमेंट सेम होंगी और वहां पर अल्टीमेटली यील्ड कम होगी। लेकिन जब अलग अलग तरह की स्पीशीज रहती हैं तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट, मिनरल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं और उनमें कंपटीशन अवॉइड हो जाता है। और अगर कोई स्पीशीज ज्यादा बेटर एडजस्ट कर सकती है इस इन्वायरमेंट में तो वो वहां पर जिंदा रहते हैं और इससे उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, पर्टिकुलर जगह पर प्लांट्स और एनिमल्स बने रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।